हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू आई श्योर शॉर्ट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 9th नवंबर। 9th नवंबर की जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आज द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस में आई है उन सभी को हम एनालाइज करेंगे विद द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी। तो अगर आप अपनी यूपीएससी की प्रेपरेशन में एक भी करंट अफेयर्स टॉपिक नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि देखो करंट अफेयर्स मेक्स द मोस्ट ऑफ यूपीएससी। ओके, जितने भी क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर्स की पर्सपेक्टिव से ही होते हैं, चाहे फिर वो स्टैटिक टॉपिक से ही क्यों ना हो। तो इसीलिए करंट अफेयर्स को मिस आउट नहीं किया जा सकता और यही कोशिश हमारी है कि आपका कोई करंट अफेयर टॉपिक ना छूटे, और इसीलिए ये डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस हम लेकर आते हैं। तो आगे बात करते हैं। तो अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल है, इसे ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पे हम अपनी पीडीएफ शेयर करते हैं आपके साथ। ये जो लेक्चर की पीडीएफ है, तो हर रोज 5 PM पर ये पीडीएफ आपके साथ शेयर की जाती है, सो दैट आपको अलग से नोट्स ना बनाने पड़े, आप डायरेक्टली इन पीडीएफ से ही रिवाइज कर सको। तो सही तरीका ये होना चाहिए कि सबसे पहले डेली न्यूज़ एनालिसिस देख लो, उसके बाद अपना न्यूज़पेपर को 20-25 मिनट में एक बार गो थ्रू कर लो, और उसके बाद जब रात हो जाए या दिन खत्म हो जाए या अगले दिन जो डीएनए आज देखा है उसको एक बार रिवाइज कर लो इस पीडीएफ के थ्रू। ठीक है, तो फिर करंट अफेयर्स आपके मिस आउट नहीं होंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा जो ये कह रहे थे कि पढ़ते हैं, डीएनए देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लेकिन मिस आउट कर जाते हैं, भूल जाते हैं, रिटेन नहीं कर पाते। वो इसीलिए क्योंकि रिवीजन की कमी, और रिवीजन होगा पीडीएफ के थ्रू, जिसके लिए आपको ये चैनल ज्वाइन करना रहेगा। ओके, इसके अलावा मेल, इंस्टाग्राम एंड वेबसाइट के थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे। सिर्फ 201 दिन बचे हैं, और 201 दिन कोई बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। इसीलिए दिस इज़ अ बिग 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 अलर्ट फॉर यू ऑल कि अगर तैयारी में अभी भी कहीं कमी आ रही है तो उस कमी को पूरा करो, भर दो उस कमी को। कहीं पे भी कोई वैक्यूम नहीं होना चाहिए। ओके, आगे बात करते हैं टुडे पिंच ऑफ पॉजिटिविटी की। पॉजिटिविटी के लिए आज के हमारा जो पिंच ऑफ पॉजिटिविटी है वो है 6 एथिक्स ऑफ लाइफ। 6 चीज़ें जो आपको अपनी लाइफ में फॉलो करनी है फॉर लीडिंग अ पीसफुल लाइफ, अ हैप्पी लाइफ। पहली चीज़ की सुनो ज़्यादा, बोलो कम। ठीक है, अर्न ज़्यादा करो, स्पेंड कम करो। पहले अर्न करो फिर स्पेंड करो। पहले ट्राई करो और फिर क्विट करने का सोचो, ट्राई किए बिना क्विट करने का मत सोचो। पहले सोचो फिर लिखो। पहले जियो और फिर मरने का सोचो, और पहले वर्क करो फिर रेस्ट का सोचो। हम यूजुअली सब चीज़ें उल्टी करते हैं, उल्टा नहीं करना, इनको सीधा कर लो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा आज का आर्टिकल है निकोबार के बारे में। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में सुना होगा आपने। निकोबार प्रोजेक्ट गेट्स असेंट फॉर डाइवर्जन ऑफ 130 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ द फॉरेस्ट। तो देखो बेसिकली निकोबार आइलैंड जो है अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप का एक पार्ट है। ठीक है, आज की द हिंदू में इसकी न्यूज़ छपी है, जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से कनेक्ट कर सकते हो। न्यूज़ ये है कि निकोबार आइलैंड का 130 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया यहाँ पे डाइवर्ट किया जाने वाला है फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस। ओके, नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए इसको डाइवर्ट किया जाने वाला है, और ये हामी जो दी है ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने दी है। ओके, तो अभी यहाँ पे क्लियरेंस मिल चुकी है डाइवर्जन की। 130 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट जो है निकोबार आइलैंड्स का, ये डाइवर्ट किया जाने वाला है। किसके लिए? एक यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा, एयरपोर्ट बनेगा, पावर प्लांट बनेगा, और ग्रीनफील्ड टाउनशिप बनेगी। तो बेसिकली इसको नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज किया जाने वाला है। 130 स्क्वायर किलोमीटर वाला एरिया है ये। ओके, और बहुत बड़ा फॉरेस्ट एरिया है, बहुत डेंस फॉरेस्ट एरिया है। कहाँ का? ग्रेट निकोबार आइलैंड का, जिसको डाइवर्ट किया जाने वाला है। ओके, ये एरिया जो है ना, टोटल निकोबार आइलैंड में जितना भी थिकली फॉरेस्टेड एरिया है उसका 15% है। ठीक है, तो बहुत बड़ा एरिया जो है उसका, यहाँ पे 15% एरिया लगभग फॉरेस्ट का, जो डेंसली थिकली फॉरेस्टेड एरिया है उसका 15% एरिया नॉन फॉरेस्ट पर्पज के लिए डाइवर्ट किया जाने वाला है, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, अच्छा, लार्जेस्ट सिंगल सच फॉरेस्ट डाइवर्जन होने वाला है रीसेंट टाइम्स में ये। ओके, चलो आगे बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको लोकेशन दिखा देती हूँ। ये देख रहे हो मैप है ना, ये मैप में ये देख रहे हो, ये अंडमान आइलैंड है, ये निकोबार आइलैंड है। निकोबार आइलैंड में ये देख रहे हो कार निकोबार है, फिर यहाँ पे लिटिल निकोबार है, और ये सबसे नीचे है ग्रेट निकोबार। ये ग्रेट निकोबार सबसे नीचे, सबसे सदर्न वाला आइलैंड है, और इसी पे लगभग 130 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो डाइवर्ट किया जाना है। मैप देख रहे हैं तो अच्छे से देख लेते हैं। अंडमान आइलैंड में आप देखते हो सबसे ऊपर नॉर्थ अंडमान है, फिर मिडिल अंडमान, फिर साउथ अंडमान, ठीक है, यहाँ लोअर अंडमान, और फिर है लिटिल अंडमान। ओके, नॉर्थ अंडमान में आपको सैडल पीक देखने को मिलती है।
मिडिल अंडमान आता है, फिर लोअर अंडमान आता है। लोअर अंडमान में ही आपको पोर्ट ब्लेयर देखने को मिलता है, जो कि यहाँ का कैपिटल है, ठीक है। अंडमान निकोबार आइलैंड का कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, जो यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे एक सेंटिनल आइलैंड है, जो कि अंडमान आइलैंड्स का ही ग्रुप है, ठीक है, अंडमान आइलैंड्स में ही आता है। और फिर आता है लिटिल अंडमान। ओके, इसको 11 डिग्री नॉर्थ जो लैटिट्यूड है वो यहाँ पे डिवाइड करती है लिटिल अंडमान को फ्रॉम द लोअर अंडमान। ओके, इसके बाद ये, अच्छा, ये सब कुछ बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। फिर आती है यहाँ पे एक और चैनल आता है जिसका नाम है 10 डिग्री नॉर्थ चैनल। ओके, ये 10 डिग्री नॉर्थ चैनल सारे अंडमान आइलैंड्स को सारे निकोबार आइलैंड से अलग करता है, ठीक है। तो 10 डिग्री नॉर्थ चैनल याद रखना है। यहाँ पे कार निकोबार है, फिर आता है हमारा लिटिल निकोबार, और फिर आता है ग्रेट निकोबार। ओके, ये याद रखना है। नाउ देखो, फॉरेस्ट कवर की बात करें पूरे इंडिया में, तो टोटल फॉरेस्ट कवर जो है वो लगभग आप देखोगे 78.99% ऐसा हिस्सा है जो कि आता है नॉन फॉरेस्ट एरिया में। ओके, लगभग 21% हिस्सा ऐसा है जो कि आता है हमारे फॉरेस्टेड एरिया में। उसमें भी 11% है जो डेंस है, 7.95 है जो ओपन फॉरेस्ट है, फिर 1.74 है जो स्क्रब है, और 0.14 है जो मैंग्रोव है। ओके, तो ये एक थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन याद होना चाहिए, मेंस के आंसर्स में कोट करने में सही रहता है। ओके, ऑलराइट, अब आते हैं वापस से आर्टिकल पे। तो बेसिकली कहा ही जा रहा है कि ये जो 130 स्क्वायर किलोमीटर वाला एरिया जो है फॉरेस्ट एरिया, जिसको डाइवर्ट करने वाले हैं, उसमें सबसे सिग्निफिकेंट बात ये है कि 130 स्क्वायर किलोमीटर वाला जो एरिया है, ये प्राइमरी एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट याद रख रहे हो, एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हमारे देश में बहुत कम है, ठीक है। कुछ कुछ एरियाज में ही मिलता है, वेस्टर्न घाट्स में मिलता है, अंडमान निकोबार में मिलता है। तो एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, और वो भी बहुत हाई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाला। साथ में एंडेमिज्म भी बहुत है, यानी कि सिर्फ यहीं पे उगने वाली ये बायोडाइवर्सिटी है, सिर्फ यहीं पे उगने वाला ये फ्लोरा फौना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे फॉरेस्ट को हम डाइवर्ट करने वाले हैं। यहाँ पे आप देखोगे लगभग 650 स्पीशीज आपको मिलेंगे फ्लोरा की, और 350 स्पीशीज के आसपास आपको मिलेंगे फोना के, अलग अलग फोना के। ओके, यहाँ पे बहुत मेजर जो एनिमल स्पीशीज हैं, जैसे निकोबार लॉन्ग टेल्ड मकाक हो गया, ग्रेट निकोबार क्रेस्टेड सरपेंट ईगल हो गया, निकोबार पैराडाइज फ्लाई कैचर हो गया, निकोबार मेगापॉड हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं जो यहाँ रहते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है कि चलो ठीक है, आप यहाँ पे डाइवर्ट तो करोगे, लेकिन उसका कंपनसेशन करना पड़ेगा। कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, जिसकी एक रिपोर्ट मांगी गई है कि आप हरियाणा में, यहाँ से हटाओगे, निकोबार से हटा के हरियाणा में आपको उतना ही फॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, अफॉरेस्टेशन। ओके, और इससे क्या होगा कि कंपनसेशन किया जाएगा। इसके लिए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोजेक्ट बनेगा, पूरा रिपोर्ट बनेगी, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान बनेगा, और इनके थ्रू ही फिर आगे बात बढ़ेगी। ओके, तो अभी बात हो रही है यहाँ पे कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन की भी। अब हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में देखा जा रहा है कि वन ऑफ द हाईएस्ट रेट ऑफ डाइवर्जन ऑफ इट्स ओन फॉरेस्ट लैंड हो रहा है, ठीक है। और ये हुआ भी है 2014-15 से 16-17 के बीच में। ओके, और हरियाणा में सबसे ज्यादा हुआ है, और इसके अलावा कुछ लीगल इश्यूज भी है फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेकर। तो अभी जो है ना, ये बड़ी कंट्रोवर्सी बनी हुई है कि एक तो निकोबार आइलैंड ग्रुप, जो कि ऑलरेडी ऐसा एरिया है जो ट्राइबल एरिया है मोस्टली, और यहाँ पे इनको ज़रूरत है आइसोलेशन की, और हम यहाँ पे घुस रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन कर रहे हैं। दूसरा चीज़, यहाँ पे फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वेरी हाई बायोडाइवर्सिटी वाला फॉरेस्ट है, हम इसको यहाँ पे डाइवर्ट करें। और तीसरा जो बात हो रही है कंपनसेशन की, वो कंपनसेशन के बारे में भी अभी कुछ क्लियर नहीं है। तो कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन की भी बात कर लेते हैं। कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन की अभी बिल आई थी, ठीक है, और एक एक्ट बन चुका है, ये कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन एक्ट बन चुका है। इसमें बेसिकली ये है कि इस कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड में, फंड एक्ट में कहा गया है कि दो बॉडीज होंगे, दो फंड होंगे। पहला होगा नेशनल लेवल पे एक कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड, और दूसरा होगा स्टेट लेवल पे कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड। इसको कहा जाएगा कैंपा। कैंपा यानी कि कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट प्लान का जो भी है फंड है, ठीक है। तो यहाँ पे दो फंड होंगे, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर। होगा कुछ यूं कि मान लो XYZ ये कंपनी है, ठीक है, जो इस फॉरेस्ट को डाइवर्ट कर रही है, ठीक है। तो फॉरेस्ट डाइवर्जन कर रही है कौन, ये XYZ कंपनी। चलो 130 स्क्वायर किलोमीटर आपने फॉरेस्ट को डाइवर्ट किया, तो आपका काम ये बनता है कि यहाँ से आपने डाइवर्ट किया है, तो इसको कहीं और आपको उगाना पड़ेगा। तो हरियाणा में इतना ही 130 स्क्वायर किलोमीटर आपको एरिया में ये फॉरेस्ट उगाना है, विथ सेम डेंसिटी, कोशिश करनी है सेम डेंसिटी का सेम फॉरेस्ट आप उगा पाओ। और जब तक ये प्रॉपर नहीं हो जाए, तब तक आपको इसका मेंटेनेंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। या तो ये काम आप खुद करो, या फिर इस फंड में, कैंपा फंड में, आप यहाँ पे अपना डोनेशन दो कि भाई आप जो हो, अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो इस हिसाब से यहाँ पे आपको डोनेशन देना पड़ेगा फंड में। तो जो भी यूजर एजेंसी है, जो भी डाइवर्ट करती फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए, उसको कुछ प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है इन फंड में। जो भी टोटल अमाउंट आएगा, उसका 90% फंड का जो 90% है वो जाएगा स्टेट के पास,
स्टेट फंड में और 10% हिस्सा जाएगा नेशनल फंड में। ओके। अच्छा, इसके अलावा फंड को किसके लिए यूज किया जाएगा, तो ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए, फॉरेस्ट कवर बढ़ाने के लिए, फॉरेस्ट रीजनरेशन करने के लिए और ग्रीन कवर से रिलेटेड एक्टिविटीज करने के लिए। ओके। अच्छा, इसके साथ में कैंपा फंड के बारे में कुछ और चीजें, ये एक नेशनल लेवल कॉर्पस फंड है जहाँ पे कंपनसेशन अमाउंट कलेक्ट होता है यूजर एजेंसीज का। ठीक है, जैसे इंडस्ट्री है जिसने किसी फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट किया है तो वो कुछ कंपनसेशन यहाँ पे डालेगी। ओके, और इस फंड को यूटिलाइज किया जाएगा अफॉरेस्टेशन के लिए, फॉरेस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए। ओके, तो ये हो गया कैंपा फंड के बारे में। मैप मैं आपको दिखा चुकी हूँ। आगे बात करते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स की भी बात कर लेते हैं। 2022 के ये रूल्स आए हैं नए, जिसमें बात की गई है कि एक फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी बनेगी, एफएसी जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये एडवाइजरी कमिटी जो होगी ये रिस्ट्रिक्टेड होगी टू एडवाइज ऑन एनी मैटर कंसर्न टू कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के ऊपर जो भी एडवाइस देनी है एफएसी दे सकेगी। इसमें प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी, एम्पावर्ड कमिटीज बनेंगी, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, और एफएसी की बात अभी ये निकोबार वाले केस में भी हो रही है। ओके, इसके अलावा और क्या इनिशिएटिव है भाई इंडिया के, तो एक हमारा इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी है 1952 की, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1988 की और नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम भी है। टोटल आप देखोगे फॉरेस्ट कवर का इंडिया में कितना फॉरेस्ट कवर है, तो लगभग 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है जिसमें टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर आता है इंडिया का। ओके, ऑलराइट। अच्छा, हमारी जो नेशनल पॉलिसी है फॉरेस्ट के ऊपर वो ये एम करती है कि हमको ये फॉरेस्ट कवर जो है इसको 33% करना है, यानी कि इंडिया का जो लैंड है उसका टोटल 33% फॉरेस्ट कवर के अंदर आना चाहिए। अभी हमारा 21 से 21 to 24% तक कुछ आता है। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इशू है हमारा, शुड द एज ऑफ कंसेंट बी चेंज फॉर अडोलोसेंट्स। बेसिकली ये न्यूज़ है रिलेटेड टू पेपर 2 जिसमें पॉलिसीज की बात होती है, गवर्नेंस पॉलिसी रिगार्डिंग द वल्नरेबल सेक्टर। ओके, तो यहाँ पे देखो ये बेसिकली बात क्या हो रही है, बात ये हो रही है कि अभी बीच में एक केस गया सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में एक केस था अबाउट पॉक्सो। तो पॉक्सो एक्ट क्या है, बेसिकली पॉक्सो एक्ट के बारे में बता दूं। पॉक्सो एक्ट जो है ये है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 का एक्ट है। बात ये करता है पॉक्सो एक्ट कि कोई भी बच्चा, कोई भी चाइल्ड अगर उसके अगेंस्ट कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस होता है या कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी भी होती है तो उसको ऑफेंस माना जाएगा। एंड बहुत ही स्ट्रिंजेंट, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिंजेंट आपको पनिशमेंट मिलेगी, इसको हीनस क्राइम माना जाएगा। और यहाँ पे चाइल्ड की डेफिनेशन ये है कि 18 ईयर से छोटा जो भी व्यक्ति है उसको चाइल्ड माना जाएगा। ठीक है, तो पॉक्सो एक्ट ये बोलता है कि कोई भी पर्सन अगर 18 ईयर से छोटे चाइल्ड के साथ या बच्चे के साथ या पर्सन के साथ अगर सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एन ऑफेंस इक्वल टू अ रेप। ओके, तो देखो यहाँ पे पहले पॉक्सो के बारे में जान लो चलो। पॉक्सो एक्ट जो है ये चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस। ठीक है, और ये एक्ट बेसिकली बोलता है कि सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, पोर्नोग्राफी, ये इन सब चीज़ों से बचाने का काम करता है बच्चों को। स्पेशल कोर्ट्स इसके लिए बनाए गए हैं ट्रायल के लिए। ओके, ये एक्ट अमेंड किया गया था 2019 में, जहाँ पे कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं पनिशमेंट वगैरह देने के लिए। अगर कोई भी पर्सन 18 ईयर्स से छोटे किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी पर्सन के साथ किसी भी तरह की सेक्सुअल इंगेजमेंट करता है तो दैट वुड बी कंसिडर्ड ऑफेंस और उसके लिए उसको इक्वल उस हिसाब की पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कितनी पनिशमेंट मिलेगी। तो माइनर विक्टिम की एज कितनी है, अगर विक्टिम की एज, देखो विक्टिम की एज जितनी कम उतना ऑफेंस को ज्यादा हीनस माना जाता है। अक्यूज जो है जिसके ऊपर इल्जाम है कि उसने कोई ऑफेंस किया है, जितनी उसकी एज ज्यादा उतना माना जाता है कि हीनस ऑफेंस होगा। ठीक है, कंपैरिजन अगर आप करो तो विक्टिम की और अक्यूज्ड की जो एज है उन दोनों के बीच में आप डिफरेंस देखोगे, अगर जितना डिफरेंस बढ़ेगा उतना हीनस माना जाएगा ये क्राइम को। फेमिलियल रिलेशनशिप देखोगे तो जितनी क्लोज रिलेशनशिप है उतना हीनस क्राइम इसको माना जाएगा। ओके, इसके अलावा सेक्शन 29 भी है। सेक्शन 29 ये बोलता है कि पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अगर किसी को यहाँ पे ये बोला गया है कि आप अक्यूज हो, तो ये कोर्ट ये मानती है, जैसे देखो बाकी कोर्ट्स में क्या होता है कि ये माना जाता है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। ओके, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी ये माना जाता है ना बाकी कोर्ट्स में कि अभी गिल्टी आप नहीं बोल सकते, किसी को दोषी करार नहीं कर सकते जब तक प्रूव नहीं हो जाता। लेकिन यहाँ पे जो स्पेशल कोर्ट्स हैं उसमें ये माना जाता है कि भाई ये अक्यूज ही गिल्टी है, अगर आपको लगता है कि गिल्टी नहीं है तो आप प्रूव करो। ठीक है, लेकिन जब तक यहाँ पे प्रूव नहीं होता तब तक इसको गिल्टी ही माना जाएगा। ओके, उल्टा होता है। ऑलराइट, पॉक्सो में एक चीज याद रखना, पॉक्सो के साथ कई सारे और भी एक्ट्स हैं जो बच्चों के साथ डील करते हैं। तो चाइल्ड की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग अलग है। ठीक है, मोस्ट लॉज इसको 18 ईयर्स पे फिक्स करते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है। जैसे एक है मेजोरिटी एक्ट, ठीक है, 1875 का, जिसमें ये बोलता है कि एज ऑफ मेजोरिटी 18 होगी।
61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसमें वोटिंग एज को, पहले वोटिंग एज 21 ईयर्स हुआ करती थी, उसको कम करके 18 कर दिया गया, ठीक है। फिर पॉक्सो एक्ट आया। पॉक्सो एक्ट जो है 2012 का, और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का, दोनों ही ये कहते हैं कि चाइल्ड की एज 18 तक की हो सकती है। राइट टू एजुकेशन एक्ट आया 2009 में, जिसने बोला कि चाइल्ड की डेफिनेशन जो है वो 6 टू 14 एज की होगी, ओके। चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसमें ये बोला गया कि 14 ईयर्स तक ही बच्चे को, जो भी पर्सन है उसको बच्चा माना जाएगा, 14 टू 18 में वो अडोलेसेंट कंसिडर किया जाएगा, ओके। अब बात करते हैं आर्टिकल की। आर्टिकल ये है कि पॉक्सो एक्ट जो है, इसमें देखा जा रहा है कि जो 18 इयर्स बच्चे की जो एज बताई गई है, बच्चे की डेफिनेशन है कि 18 इयर्स का बच्चा होना चाहिए। 18 इयर्स से ऊपर है तो वो अडोलसेंट है, 18 इयर्स से नीचे है तो वो बच्चा है, ठीक है। इसीलिए जो भी लोग 18 इयर्स के अंडर आते हैं, यानी कि 16 17 के भी हैं, और अगर उन्होंने कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी अपनी मर्जी से भी करी है, तो भी ये माना जाएगा कि ये सेक्सुअल एक्टिविटी में उनका कंसेंट नहीं है। इस सेक्सुअल एक्टिविटी को एक ऑफेंस माना जाएगा, और जो भी दूसरा पर्सन है जो कि अगर 18 प्लस एज का है, तो उसके अगेंस्ट यहाँ पे कार्रवाई हो सकती है। तो बेसिकली ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, और सॉरी सुप्रीम कोर्ट नहीं, कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी कहा कि लॉ कमीशन को एक बार इस चीज को देखना चाहिए, एज क्राइटेरिया को। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कई सारी गर्ल्स जो 16 ईयर्स की हैं, 17 ईयर्स की हैं, जो कि कंसेंशुअली, यानी कि अपने कंसेंट के साथ यहाँ पे सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुई थी, उनके ऊपर भी ये पॉक्सो एक्ट लग रहा है। और जो भी पर्सन उनके साथ इन्वॉल्व हुआ था, उसके अगेंस्ट रेप के चार्जेस लग रहे हैं, पॉक्सो एक्ट के चार्जेस लग रहे हैं। भले ही ये 16 17 एज की जो लड़कियां हैं वो कंसेंशुअली इसमें इन्वॉल्व हुई हैं, तो भी। तो बेसिकली पॉक्सो एक्ट क्या है, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें ये भी बता चुकी हूँ कि 18 ईयर्स ऑफ एज को यहाँ पे माना जा रहा है चाइल्ड, ओके। अच्छा, लेकिन इसमें ये देखो, एक इशू ये है कि यहाँ पे जो इम्प्रीजनमेंट होता है वो भी बहुत खतरनाक है, ठीक है। यानी कि 7 ईयर से लेके लाइफ इम्प्रीजनमेंट तक आपको हो सकता है। अब इसमें कई सारे केस ऐसे पाए जा रहे हैं कि 16 ईयर्स की कोई लड़की है, कोई गर्ल है 16 ईयर की, एंड वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है, ठीक है। रिलेशनशिप में जो बंदा है वो 18 प्लस का है, ठीक है। एंड दे कंसेंशुअली गो इनटू अ सेक्सुअल एक्टिविटी, ठीक है, इन्वॉल्व होते हैं दोनों सेक्सुअल एक्टिविटी में, और ये जो 16 ईयर की गर्ल है उसका कंसेंट है। ऐसे में क्या होता है कि अगर, अब ये पूरा मामला है, इसको मिसयूज किया जा सकता है पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत। जैसे जो लड़की के पेरेंट या लड़के के पेरेंट है, वो चाहते हैं कि दोनों अलग हो जाएं, दोनों के बीच में ये कोई भी रिलेशनशिप ना रहे, तो वो इस पॉक्सो एक्ट को मिसयूज कर सकते हैं। और बेसिकली लड़कियों के ऊपर ये इल्जाम लगाया जा सकता है कि आपने जो 18 ईयर्स के ज्यादा का लड़का है, उसके ऊपर ये इल्जाम लगता है कि उसने 16 ईयर्स की जो लड़की है, यानी कि जो चाइल्ड है, उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया है, सेक्सुअल मोलेस्टेशन किया है, और उसके ऊपर रेप जैसे चार्जेस लग सकते हैं, ठीक है। तो इसका मिसयूज बहुत हो सकता है। और यहाँ पे यही चीज हाईकोर्ट ने कही है कि इसको यहाँ पे पेरेंट्स यूज करते हैं रिलेशनशिप्स को खत्म करवाने के लिए, सो दैट ये रिलेशनशिप खत्म हो जाए, और इस हिसाब से यहाँ पे ये दो लोग जो है वो अलग हो जाए, और यहाँ पे जो 16 ईयर्स की जो गर्ल है उसको यहाँ पे चाइल्ड कंसिडर किया जाए, ओके। अच्छा, इसके साथ 2021 में एक केस आया, विजया लक्ष्मी वर्सेस स्टेट, ठीक है। इसमें मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा कि एक पॉक्सो एक्ट का केस आया था इनके पास, ठीक है, जिसमें ये बोला गया था कि पॉक्सो एक्ट में जो हम बच्चे को 18 इयर्स का मानते हैं ना, इस एज को कम करके 16 कर देना चाहिए, क्योंकि कंसेंशुअल रिलेशनशिप्स जो हैं वो भी यहाँ पे इस दायरे में आ जाती हैं, और कंसेंशुअल रिलेशनशिप को कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलता, ठीक है। तो बेसिकली ये कहा गया है कि मद्रास हाईकोर्ट ने इस एक्ट में ये बोला कि लॉ कमीशन को एक बार देखना चाहिए कि पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जो चाइल्ड की एज है उसको 16 ईयर्स किया जाए, क्योंकि 16 ईयर्स के ऊपर जो लोग हैं वो अपना कंसेंट देने के लिए एबल रहते हैं। लेकिन पॉक्सो एक्ट ये मानता है अभी कि 18 ईयर्स तक का चाइल्ड है, तो 18 के नीचे जितने भी लोग हैं उनके कंसेंट का कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। सिर्फ ये मायने रखता है कि वो 18 के नीचे हैं तो वो चीज सेक्सुअल ऑफेंस हुई होगी, ओके। तो मद्रास हाईकोर्ट ने बोला कि 16 ईयर इसको करना चाहिए। और दूसरा, अगर यहाँ पे कोई भी पर्सन है जो 16 प्लस का है, ठीक है, और वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है, 16 टू 18 ईयर्स का एक है, और दूसरा पार्टनर है, उसमें और इस पर्सन में सिर्फ 5 ईयर्स का डिफरेंस मैक्सिमम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये मद्रास हाई कोर्ट की एक रिकमेंडेशन थी, लेकिन ये अल्टीमेटली डिसाइड करने का जो है वो गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट ने लॉ बनाया, तो गवर्नमेंट ही इसको अमेंड कर सकती है, ओके। तो यहाँ पे ये पूरा आर्टिकल था रिगार्डिंग पॉक्सो एक्ट की कंसेंट की जो एज है, क्या उसको चेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके बारे में ये आर्टिकल था। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ।
नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा एक मिलिट्री एक्सरसाइज को लेकर, एयरफोर्स की एक्सरसाइज है जिसका नाम है गरुड़ा 5। ओके, गरुड़ा 5 जो है बेसिकली इंडिया और फ्रांस के एयरफोर्स की ये एक एक्सरसाइज है जो कि हमारे इंडिया में हो रही है, जोधपुर में। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स प्लस फ्रेंच एयरफोर्स, इन दोनों की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज गरुड़ा। ओके, और 7 जो है वो इसका एडिशन नंबर है। ओके, इसके अलावा एक और एक्सरसाइज है मालाबार, ये एक मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस ये सब इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, याद रखना है। इसके साथ देखो कुछ और भी चीजें कि यहाँ पे 18th वेस्टर्न नेवल पैसिफिक सिंपोसियम भी होने वाला है जापान में। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो काम की है हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और एक्सरसाइजेस के नाम मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इंडिया ऑस्ट्रेलिया की कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? ऑस्ट्रा हिंद एंड ऑसिंडेक्स, आर्मी और नेवी के अलग अलग। इंडिया बांग्लादेश की आर्मी की एक्सरसाइज होती है संप्रीति, नेवी की होती है INBN कॉर्पैट, और एयरफोर्स की होती है टेबल टॉप। इंडिया चाइना की हैंड इन हैंड होती है आर्मी एक्सरसाइज। ओके, इंडिया फ्रांस की आर्मी की देखोगे तो शक्ति है, नेवी की वरुणा है, और एयरफोर्स की गरुड़ा है। इंडिया इंडोनेशिया की गरुड़ा शक्ति है आर्मी की, और नेवी की है इंडिया इंडो कॉर्पेट। ओके, इंडिया जापान की देखोगे तो धर्मा गार्जियन है और जाइमेक्स है। ठीक है, इनको याद रखना है, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। इंडिया कजाकिस्तान की प्रबल दोस्तिक है। इंडिया किर्गिस्तान की आप देखोगे तो खंजर है। इंडिया मालदीव्स की एक्यूवेरिन है। इंडिया मंगोलिया की नोमैडिक एलिफेंट है। इंडिया म्यांमार की इम्बेक्स है और इमकॉर है। इसके अलावा इंडिया नेपाल की सूर्य किरण, इंडिया ओमान की अल नागाह, नासिम अल बहर और ईस्टर्न ब्रिज है। इंडिया रशिया की इंदिरा है, नेवी है और इंदिरा है। ठीक है, तो तीनों का ही इंदिरा नाम है। इंडिया सेशल्स की लामित्य है। ओके, इसके अलावा इंडिया श्रीलंका की बात करें, मित्र शक्ति स्लीनेक्स। इंडिया थाईलैंड की मैत्री, इंडो थाई कॉर्पोरेट, सियाम भारत। इंडिया यूके की अजय वॉरियर और कोनकन और इंद्रधनुष। इंडिया यूएसए की युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, मालाबार, रेड फ्लैग, ये सब है। और इंडिया वियतनाम की है विनबैक्स। ये बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से सीधे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यूपीएससी प्रीलिम्स में। ओके, तो इनके स्क्रीनशॉट ले लेना, और बहुत ज्यादा प्रोबेबल क्वेश्चन है। ऑलराइट, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ रहे हैं। CSIR यानी कि जो हमारा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, और NGRI यानी कि नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन दोनों ने मिलकर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स इंस्टॉल किए हैं हिमालयन स्टेट्स में फॉर फ्लड्स, रॉक स्लाइड्स एंड अवलांचेस। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे बात सिर्फ इतनी सी है कि हिमालयन स्टेट्स जो हैं, उत्तराखंड जैसे जो स्टेट्स हैं, वहाँ पे आप देखते हो बहुत ज़्यादा फ्लड्स आती हैं, लैंडस्लाइड्स होती हैं। चमोली डिस्ट्रिक्ट में अभी बीच में आया था, ठीक है, बादल फटे थे, ये सब हुआ था। तो इसीलिए यहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक हमारे यहाँ पे एक सिस्टम लगा हुआ है जो सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है, लेकिन वो बहुत ही कम इंटेंसिटी तक काम करता है। अभी हमारा काफ़ी इंटेंस अर्ली वार्निंग सिस्टम आ रहा है, जो कि यहाँ पे बहुत इफेक्टिवली, कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से इन डिजास्टर्स को पहले से पहचान पाएगा, पहले से इसके बारे में हमको वार्निंग दे पाएगा। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, पेपर 3 से टॉपिक। ओके, अब देखो डिजास्टर मैनेजमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं है, एक साइकिल आपको पता होनी चाहिए, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल ये बोलती है कि हमको बिफोर इम्पैक्ट यानी कि बिफोर डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर और आफ्टर द डिजास्टर हर टाइम के लिए तैयार रहना चाहिए। मतलब ये है कि डिजास्टर नहीं हुआ है तो डिजास्टर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमें प्रिपेयर्डनेस रखनी चाहिए, प्रिवेंशन की, मिटिगेशन की, कि एक तो डिजास्टर ना हो, और अगर हो जाए तो क्या करना है। दूसरी हमारी रेडीनेस होनी चाहिए उस पर्टिकुलर डिजास्टर को लेकर, अगर डिजास्टर हो जाता है तो क्या। ठीक है, अगर डिजास्टर हो गया तो ऐसे में इमरजेंसी रिस्पॉन्स का हमारा तुरंत तरीके से हमारा इमरजेंसी रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाना चाहिए। और आफ्टर डिजास्टर रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन कैसे करना है, इसकी भी प्लानिंग हमारे पास होनी चाहिए। इसको कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको अपने मेंस के आंसर्स में भी कोट डाउन करनी है, बनानी है। ओके, आगे बात करते हैं। देखो ये चीज़ मैं बता चुकी हूँ, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। डिजास्टर के पहले प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, मिटिगेशन की तैयारी होनी चाहिए। डिजास्टर होने के बाद रिस्पॉन्स, रिकवरी और डेवलपमेंट की तैयारी हमारी होनी चाहिए। इंडिया का क्लाइमेट डिजास्टर रिस्क मैप आप देखोगे तो आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा हॉट डिजर्ट जो है राजस्थान इस एरिया में है। ठीक है, इसके अलावा साइक्लोन प्रोन रीजन जो है ये हिमालयन रीजन, साइक्लोन प्रोन, सॉरी, साइक्लोन प्रोन नहीं, ये जो फ्रिजिड डिजर्ट रीजन है यानी कि जमा हुआ रीजन रीजन है। साइक्लोन प्रोन रीजन ये वाला है, कोस्टल रीजन वाला जो है साइक्लोन प्रोन रीजन है। ठीक है, फ्लड प्रोन रीजन ये गंगा वाला बेल्ट है। ठीक है, ये गोदावरी वाला बेल्ट है, ये फ्लड प्रोन रीजन है। ड्रॉट प्रोन रीजन की बात करेंगे तो ये वाला पूरा ड्रॉट प्रोन रीजन है। ठीक है, जहाँ पे भी जो ड्रॉट प्रोन यानी कि जहाँ पे भी सूखा पड़ सकता है, तो महाराष्ट्र हो गया, यूपी वाला रीजन है ड्रॉट प्रोन रीजन। ओके, ऑलराइट, अच्छा
अगर मैं थोड़ी और बात करूँ ना, तो फ्लड्स की बात करूँ, साइक्लोन की बात करूँ, तो आपको पता चलेगा कि साइक्लोन, अभी एक शॉर्ट्स आएगा हमारे चैनल पे ही 1-2 दिन में, जिसमें डिजास्टर के कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं कि जैसे साइक्लोन तो हमारे इंडिया का 12% जो हिस्सा है कोस्ट का, टोटल इंडिया के लैंड का, वो अफेक्ट होता है साइक्लोन से। फ्लड की बात करें तो लगभग 68% हिस्सा जो है वो फ्लड से अफेक्ट होता है। इस तरह से जो है हम यहाँ पे आपके लिए कुछ डाटा लेकर आएंगे, उसको आप जरूर देखना और नोट करना, ओके। आगे बात करें नेक्स्ट आर्टिकल की, जो कि है श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका के जो रानिल विक्रम सिंघे प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने बोला है कि हम एक क्लाइमेट चेंज यूनिवर्सिटी बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्लाइमेट चेंज यूनिवर्सिटी बना रहे हैं श्रीलंका में, और इसकी एक एंसिलरी यूनिवर्सिटी होगी मालदीव्स में, ठीक है। तो बेसिकली रानिल विक्रम सिंघे जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट है, वो बताते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है ये बहुत बड़ा इशू हो गया है, और पुअर कंट्रीज जैसे श्रीलंका है, ये डेवलपिंग कंट्री है ना, डेवलपिंग कंट्रीज को इसका कॉस्ट पे करना पड़ रहा है, भुगत रही है डेवलपिंग कंट्रीज, कर रहे हैं सारा जो काम है वो डेवलप्ड कंट्रीज। तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को लेकर यहाँ पे वार्निंग दी गई है, और ये बोला गया है कि जो अनब्रिडल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप्ड कंट्रीज में हो रहा है, वही रूट कॉज है क्लाइमेट चेंज का, और उसके चक्कर में पुअर कंट्रीज को यहाँ पे फेस करना पड़ रहा है ये क्लाइमेट चेंज के इश्यूज को, ओके। इसके अलावा यहाँ पे क्लाइमेट फाइनेंस की भी बात हुई है। लास्ट COP 21 हुआ था, उसमें भी COP 21 नहीं, COP 26 हुआ था, इसमें भी बात हुई थी कि सभी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो क्या क्या करेंगी क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। यहाँ पे क्लाइमेट फाइनेंस की भी बात हुई थी। आपको पता होगा पेरिस क्लाइमेट डील हुई थी 2015 में, COP 21 के टाइम पे। इसमें बोला गया था, जो डेवलप्ड कंट्रीज है उन्होंने बोला कि हम $100 बिलियन हर साल यहाँ पे ये कंट्रीब्यूट करेंगे फंड में, जिसके थ्रू जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें ग्रीन एनर्जी को हम प्रमोट कर सकें, सभी देशों में ग्रीन एनर्जी प्रमोट हो सके। ये सब बातें हुई थी बड़ी बड़ी, लेकिन अभी तक कोई क्लाइमेट फाइनेंसिंग भी नहीं हुई है, ठीक है। तो ये मेजर इशू है। अब देखो, इसको आप यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को समझो कि क्लाइमेट चेंज में हम बोल रहे हैं, पेरिस क्लाइमेट डील में हमने बोला कि हम चाहते हैं 2 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर राइज रुक जाए, और अगर 2 डिग्री सेल्सियस पे नहीं रुका तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम इवेंट्स होने लगेंगे। लेकिन एक रिपोर्ट है WHO की जो ये कहती है कि अगर 4% मान लो टेम्परेचर राइज हो गया तो क्या होगा। तो ये होगा कि प्रेसिपिटेशन जो है, बारिश वारिश जो होती है वो बिल्कुल ज़्यादा डिसरप्ट हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी इनकी एक्सट्रीम हो जाएगी, या तो बिल्कुल बारिश नहीं होगी, या फिर होगी तो एकदम बाढ़ ही ले आएगी, ठीक है। दूसरा, पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ जाएगा, पोलन ग्रेन्स की एक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी, इसके कारण एलर्जीज जो है, जैसे स्किन एलर्जीज आप देखते होगे, स्किन एलर्जीज, लंग एलर्जी बहुत बढ़ जाएगी, ओके। इसके अलावा 7 मिलियन डेथ्स हो सकती हैं एयर पॉल्यूशन से। $2 से 4 बिलियन का हमारा नुकसान होगा 2030 तक, ठीक है। इसके अलावा हंगर एंड फेमाइन वाली जो चीज़ें हैं वो बढ़ेंगी, क्योंकि फूड इनसिक्योरिटी का जो इशू है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट इन एकदम एक्सट्रीम इवेंट्स पे जा रहा है। इसके अलावा वेक्टर बोर्न डिसीजेज भी बढ़ जाएंगे, मलेरिया डेंगू जैसी चीज़ों के लिए 2.5 लाख डेथ्स हो सकेंगी एक साल में बाय 2030। इसके अलावा वाटर जो है वो वार्म हो जाएगा, फ्लडिंग होने लगेगी, जिसके कारण डिसीजेज और ज़्यादा बढ़ने लगेंगे वाटर के कारण, ओके। तो ये WHO की रिपोर्ट कहती है, सारे फैक्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर UPSC मेंस, ओके। आगे बात करते हैं, मोदी अनवील्स लोगो थीम साइट ऑफ G20 प्रेसिडेंसी। अभी हो ये रहा है कि G20 एक बहुत ही बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल फोरम है, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों इसका हिस्सा हैं, और इसकी प्रेसिडेंसी मिली है इंडिया को इस साल के लिए। अभी इंडोनेशिया के पास है, इसके बाद इंडिया को मिलेगी G20 की ग्रुपिंग की प्रेसिडेंसी। तो इसका लोगो वोगो तैयार करना था हमको, ठीक है, और हमारा 75th ईयर भी चल रहा है इंडिपेंडेंस का, अमृत महोत्सव भी चल रहा है। तो ऐसे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और G20 के बारे में हमको जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो G20 क्या है, देखो सबसे पहले क्या था, G7 बना सबसे पहले। G7 में ये सारी 7 कंट्रीज आई, ग्रुप ऑफ 7 था, डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रुप था, US, UK, फ्रांस, कनाडा, इटली, जापान, जर्मनी, ये सब बना था। ये सब बनने के बाद इसमें बाद में रशिया को भी ऐड किया गया, ठीक है, रशिया भी ऐड हुआ, लेकिन रशिया की हरकतें ऐसी है, रशिया ने बीच में भी यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया था 2014 में, तो रशिया को बाहर निकाल दिया गया था। तो G7 से पहले G8 बना था, फिर वापस से G7 बन गया। लेकिन इसमें क्या हुआ कि बीच में 1997 के दौरान एशियन क्राइसिस आया। एशियन क्राइसिस, जो एशिया की कंट्रीज थी उसमें फाइनेंशियल क्राइसिस आया। पहले ये G7 कंट्रीज को लगता था कि हम चलाते हैं पूरे वर्ल्ड को, हमारी इकोनॉमी पे पूरा वर्ल्ड डिपेंड करता है। लेकिन 1997 में जब ये एशियन क्राइसिस आया, तब पूरे वर्ल्ड की बैंड बज गई, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी की बैंड बज गई, और इन 7 कंट्रीज को रियलाइज हुआ कि नहीं, हम नहीं चलाते इस पूरे वर्ल्ड को, हम तो डेवलप्ड हैं, हमारा स्कोप खत्म हो चुका, अब डेवलपिंग कंट्रीज चलाएंगी इस पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को। तो इस पूरे G7 ग्रुप को एक्सपांड करने की कोशिश की गई और G20
बनाया गया, जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज को भी लाया गया। इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, ब्राजील, साउथ कोरिया, मेक्सिको, अर्जेंटीना, यूरोपियन यूनियन और टर्की, ये सब मिलकर अब G20 बनाया है। ठीक है, तो G20 बेसिकली अब डेवलप्ड वर्सेस नहीं, डेवलप्ड प्लस डेवलपिंग कंट्री का एक ग्रुप है, जिसमें ये माना जाता है कि सिर्फ डेवलप्ड वर्ल्ड से वर्ल्ड नहीं चल रहा, डेवलपिंग कंट्रीज का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है। ओके, तो देखो यहाँ पे G20 ग्रुप ऑफ 20 है, ठीक है, जो एक स्ट्रैटेजिक फोरम है जिसमें डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज आती हैं, साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम करती हैं। पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है ये बता चुकी हूँ आपको। ओके, इसके अलावा यहाँ पे देखो अभी ये बहुत सारे इश्यूज के ऊपर डील करती है, ठीक है, चाहे ग्लोबल इकोनॉमी हो, डिजिटाइजेशन हो, माइग्रेशन हो। ओके, और इंडिया जो है एक मेजर डेवलपिंग नेशन है इस G20 का, जो कि प्रिसाइड करने वाला है यहाँ पे अगली आने वाली G20 समिट को। ओके, अच्छा, इसके अलावा ये देखो, ये इस तरह का लोगो बना है G20 का, देख रहे हो, तो यहाँ पे एक अर्थ दिखाई गई है, यहाँ पे एक लोटस दिखाया गया है, ये भारत लिखा हुआ है देवनागरी स्क्रिप्ट में, ये और वसुधैव कुटुंबकम हमारा जो लोगो है इंडिया का, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये जो है इस तरह की चीजें बहुत काम आती है हमारे मेंस में, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ओके, G20 लोगो देख रहे हो, वाइब्रेंट कलर्स हैं इसमें, सैफरन, व्हाइट, ग्रीन, ब्लू यहाँ पे यूज किया गया है, वैसे ही कलर्स यूज किए गए हैं जैसे हमारे नेशनल फ्लैग में है। ठीक है, और बाकी तो आप ये देख ही रहे हो, अर्थ बताता है प्रो प्लैनेट अप्रोच को। ठीक है, इसके अलावा लोटस यूज किया गया है यहाँ पे, जो इंडिया का नेशनल फ्लावर है, जो ग्रोथ को दिखाता है। ये सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा एडिटोरियल आज का, जो है काउंटर टेरर डिप्लोमेसी को लेकर। कोई कंसेंसस नहीं है काउंटर टेरर डिप्लोमेसी को लेकर, यहाँ पे इसकी बात हुई है, पेपर 3 से रिलेटेड है, रोल ऑफ एक्सटर्नल एक्टर्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, इस टॉपिक से रिलेटेड है। बात इसमें ये हो रही है कि भाई टेररिज्म टेररिज्म हर तरफ हल्ला चलता रहता है कि टेररिज्म रोकना चाहिए, लेकिन टेररिज्म है क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म, किस चीज को टेररिज्म में काउंट करोगे, किसको नहीं काउंट करोगे, इसके ऊपर कोई कंसेंसस है ही नहीं, कोई यहाँ पे एक अप्रूवल है ही नहीं सबका। ठीक है, तो इंडिया अभी देखो, आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का काउंटर टेररिज्म कमेटी को हेड करने वाला था। ठीक है, हेड किया इसने लास्ट मंथ। इसके अलावा कई सारी मीटिंग्स इंडिया में भी हुई, न्यू दिल्ली में एक मीटिंग हुई, नो मनी फॉर टेरर, इसमें समझा गया कि टेरर फाइनेंसिंग को कैसे रोका जाए। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अभी एक नॉन परमानेंट मेंबर है, ठीक है, इंडिया, आने वाले 2 सालों के लिए, मतलब 2 साल शुरू हो चुके हैं, खत्म होने वाले हैं 2 साल, तो ऐसे में इंडिया चाहता है एक ग्लोबल काउंटर टेररिज्म आर्किटेक्चर बना के जाए। ठीक है, और इसके लिए इंडिया चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं, कैसे क्या इसमें हो सकता है। यहाँ पे एक कंसेप्ट है गोट। गोट का मतलब क्या है, ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म। ये ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म शुरू हुआ था 9/11 के अटैक के बाद। आपको याद होगा 9/11 यानी कि 9 नवंबर को जो है यहाँ पे 2001 के आसपास क्या हुआ था कि यूएस के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बहुत बड़ा एक टेररिस्ट अटैक किया गया। ठीक है, जिसके कारण यूएस जो था पूरा हिल गया, पूरा वर्ल्ड हिल गया था। तो यहाँ पे ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म शुरू किया गया, और यहाँ पे हर तरीके से टेररिज्म को बंद करने की कोशिश की गई, खत्म करने की कोशिश की गई। यूएसए लगभग 20 साल तक अफगानिस्तान में भी रुका तालिबान को खत्म करने के लिए, लेकिन हम जानते हैं कि नहीं खत्म कर पाया। ठीक है, तो ये गोट की बात की गई, कोशिशें की गई, लेकिन जब यही बात इंडिया पे आई तो हर कोई अनइक्वल हो गया, इनइक्वालिटी सब जगह देखी गई। ठीक है, कैसे, जैसे इंडिया में भी 2001 के आसपास ही एक हाईजैकिंग हुई थी। ठीक है, IC-814 हाईजैकिंग हुई थी एयरप्लेन की, जिसमें हमारे कई सारे इंडियन पैसेंजर्स थे जो फंसे हुए थे, लेकिन इसको हाईजैक कर लिया टेररिस्ट ने, और हमने हर किसी से मदद मांगी थी, यूएस से, यूके से, यूएई से, सबसे मदद मांगी, लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं करी। उस टाइम पे भी एक ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म चल रहा था, लेकिन फिर भी किसी ने मदद नहीं करी, और अल्टीमेटली हमारी गवर्नमेंट को टेररिस्ट जो थे, जो हमने पकड़ लिए थे, उनको लौटाना पड़ा अपने पैसेंजर्स को सेफली इवैक्यूएट करने के लिए। ओके, फिर पाकिस्तान की बात करें तो सभी जानते हैं कि पाकिस्तान का कितना बड़ा रोल है टेररिज्म में। ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत लंबे समय तक पाकिस्तान यूएसए का अलाय बना रहा, पाकिस्तान चाइना का अभी भी आयरन फ्रेंड बना हुआ है। ठीक है, इसमें भी इंडिया की बात करें तो इंडिया को सपोर्ट सिर्फ एक जगह से मिला है। इंडिया ने कोशिश करी मसूद अजहर जैसे जो टेररिस्ट है उनको यहाँ पे बैन किया जाए, उनको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बैन किया जाए, ये कोशिशें बहुत करी, लेकिन बार बार पाकिस्तान ने चाइना ने यहाँ पे अड़ंगे लगाई और ये चीज़ें सफल नहीं होने दी। तो यहाँ पे अभी इंडिया को सपोर्ट जो मिला है सिर्फ एक जगह से मिला है, जो कि है FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसमें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो पाकिस्तान जो है थोड़ा सा
चमक के रहता है और टेररिज्म में बहुत ज़्यादा खुल के एक्टिव नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा देखो कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ ये भी हैं कि यहाँ पे काउंटर टेररिज्म की हम बातें कर रहे हैं, ठीक है। और काउंटर टेररिज्म में कई सारे रेजोल्यूशन आए लेकिन कोई भी रेजोल्यूशन इफेक्टिव नहीं हो पाया, ठीक है। जैसे एक रेजोल्यूशन आया था 1267, ठीक है, एक आया 1373, इसमें कोई भी रेजोल्यूशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। सीटीसी की मीटिंग होती है लेकिन कोई डेफिनेशन अभी तक टेररिज्म की हमारे पास नहीं है, ठीक है। इंडिया ने हजारों बार बोला कि डेफिनेशन होनी चाहिए, हमारे पास कोई डेफिनेशन नहीं है। इस चक्कर में क्या हो रहा है कि अभी देखो अभी क्या हुआ कि कई बार ऐसे यहाँ पे एलिगेशन लगते हैं जो हाउथी रेबल्स हैं, ठीक है। हाउथी रेबल्स आपको पता होगा, यमन में हाउथी रेबल्स हैं, ठीक है। यमन में जब ड्रोन उड़ाते हैं, ड्रोन से अटैक करते हैं, इसको टेररिस्ट अटैक कहा जाता है। सऊदी अरेबिया और यूएई के इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करते हैं, ये हाउथी रेबल्स, इसको टेररिज्म कहा जाता है। लेकिन वही चीज अभी रशिया कह रहा है कि रशिया बेसिकली ये कह रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, ऐसे में रशिया कह रहा है कि यूके जो है, यूनाइटेड किंगडम, ये यूक्रेन की मदद कर रहा है हमारे एरिया में ड्रोन से अटैक करने के लिए, जिसमें हमारे सिविलियंस की जान जा रही है। तो रशिया कह रहा है ये भी टेररिस्ट एक्ट है। तो दुनिया इसको मानने को तैयार नहीं कि ये टेररिस्ट एक्ट है। तो जब ये हाउथी रेबल्स का ड्रोन के थ्रू दूसरों के लैंड पे बमबारी करना टेररिस्ट अटैक है, तो यूके का और यूक्रेन का ऐसा करना टेररिस्ट अटैक क्यों नहीं है? इसके ऊपर कहीं कंसेशस नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली क्या इसकी डेफिनेशन है टेररिज्म की, ये कहीं क्लियर नहीं है। ओके, इसके अलावा भी आप देखोगे यूएनएससी कई बार ऐसे रेजोल्यूशन लेकर आया है लेकिन कोई असर नहीं होता, ठीक है। जैसे आप देखोगे कि हमारे यहाँ पे कॉम्प्रहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, ये पास होने की कई बार कोशिशें हुई कि एक प्रॉपर डेफिनेशन आ जाए, लेकिन नहीं आ पा रही है हमारे पास कोई प्रॉपर डेफिनेशन टेररिज्म को लेकर। ओके, नेक्स्ट चैलेंज ये है कि नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, नई नई टेक्नोलॉजी इमर्ज हो रही है जिसके थ्रू टेररिज्म को और फैलाया जा सकता है। जैसे कि कौन कौन सी चीज़ें आ रही है, जैसे आप देखोगे कोविड के टाइम पे हमने देखा कि कई सारे वायरसेस के थ्रू टेररिज्म हो सकता है, बायो वारफेयर हो सकता है, ठीक है। इसके साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू टेररिज्म हो सकता है, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के थ्रू हो सकता है। हम इनको तो अभी एड्रेस ही नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास एक डेफिनेशन ही नहीं है टेररिज्म की, ठीक है। इसके अलावा जैसे आप देखते हो पाकिस्तान, ईरान, नॉर्थ कोरिया, ये लोग तो खुलेआम खुलेआम नॉन स्टेट एक्टर्स की मदद करते हैं, टेररिज्म की मदद करते हैं, ठीक है, कि ये टेररिज्म फैलाएं और दूसरे देशों को परेशान करें। क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स होती हैं, ड्रोन अटैक्स होते हैं, साइबर वारफेयर होता है, सब कुछ होता है। इसको हम टेररिज्म टेररिस्ट अटैक मानते हैं, लेकिन जब यही सेम काम नेटो करता है यमन सीरिया में, तो हम इसको टेररिस्ट अटैक नहीं मानते। ओके, यूएस ने अफगानिस्तान में इतने दिनों तक यहाँ पे अपना डेरा जमाए रखा 9/11 के बाद, उसको हम कुछ और कहते हैं। पाकिस्तान जो है स्वात वैली में बलूचिस्तान में अपने ही लोगों के ऊपर एरियल अटैक्स करता है, उसको हम टेररिज्म नहीं कहते। इंडिया ने भी बीच में देखो किया था, जो सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, ठीक है, उसको भी हमने टेररिस्ट अटैक नहीं कहा। इसराइल जो है वो गाजा स्ट्रिप के ऊपर यहाँ पे लोगों के ऊपर अटैक करता है, उसको भी हम टेररिज्म नहीं कह रहे। तो कौन सी चीज इनमें से टेररिज्म है और कौन सी चीज इसमें टेररिज्म नहीं है, इसके ऊपर कोई कंसेंसस नहीं है, कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं क्रिएट हो पा रहा। तो एक ग्लोबल इनिक्विटी चल रही है, फूड, एनर्जी, स्टोरेज, क्लाइमेट चेंज, सबकी ग्लोबल इनिक्विटी चल रही है, लेकिन ये सब कुछ बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा और इन्हांस होकर टेररिज्म का फॉर्म ले लेगा अगर हम इसको अभी नहीं रोकते हैं तो अभी हमारा सबसे सही काम ये होना चाहिए कि एक तो टेररिस्ट एक्टिविटी है क्या, ये हम पहले पता लगाएं, आइडेंटिफाई करें, इसके ऊपर एक कंसेंसस लाएं। और दूसरा, जो भी पर्सन इसमें पीछे इन्वॉल्व है उसके पीछे एनोनिमिटी नहीं रहनी चाहिए, इसकी कोशिश करें। इंडिया के पास अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इंडिया जो है अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भी है, साथ में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को हेड करने वाला है, G20 को हेड करने वाला है। तो भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इंडिया के पास हैं इस पर्टिकुलर मुद्दे पे सभी कंट्रीज के साथ बात करने की। ओके, और अब यूएन सीटीसी की बीच में बात आई थी, यूएनएससी सीटीसी। तो बेसिकली सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन आया था 1373, ये रेजोल्यूशन नंबर है, जिसके थ्रू ये बोला गया कि जो 2001 में 9/11 के अटैक्स हुए थे, उसके कारण यहाँ पे टेरर अटैक्स बढ़ गए और उसको खत्म करने के लिए कमेटी बनाई जा रही है, ठीक है, जो यहाँ पे काउंटर करेगी टेररिज्म को, जिसमें सारे के सारे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स होंगे। इसमें इनका काम ये होगा कि जो टेररिज्म है, टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, उनके अगेंस्ट काउंटर मेजर्स लेना। कोई भी टेररिस्ट पाया जाता है तो उसकी फाइनेंसिंग रोकना, उसके सारे असेट्स को फ्रीज कर देना, ठीक है, ये सब चीजें करेगी ये यूएनएससी सीटीसी। ओके, इसके अलावा एक टेररिज्म क्या है, तो टेररिज्म बेसिकली एक ऐसा ऑफेंस है जिसके थ्रू आप गवर्नमेंट को धमकाने की, चमकाने की कोशिश करते हो, किसी को बॉडीली इंजरी देकर, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को हार्म कर कर, ठीक है, किसी की प्लेस को, फैसिलिटीज को, सिस्टम्स को हार्म करके, इस तरह से आप टेरर फैलाने की कोशिश करते हो। इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं टेररिज्म को खत्म करने के लिए, जैसे कि सिक्योरिटी सेटअप किया है,
नेवी, कोस्ट और कोस्ट गार्ड, मरीन पुलिस, ये सब रखा है। हाई प्रायोरिटी एरिया पे कोस्टल सिक्योरिटी दी है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हमने बनाई 2009 में, ठीक है। नेटग्रिड हमने बनाया, ठीक है, जिससे सिक्योरिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आराम से शेयर हो सके। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हमने बनाया। मल्टी एजेंसी सेंटर बनाया इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर, ठीक है, जो एक्टिविटीज करेगा यहाँ पे इंटेलिजेंस गेन करने की। इसके अलावा जॉइंट ऑपरेशन सेंटर बनाया, जो इंडिया की कोस्ट लाइन पे ध्यान रखेगा, नजर रखेगा, ठीक है। तो ये सारे इंडिया के एफर्ट्स हैं। ये हो गई हमारी आज की सारे आर्टिकल्स। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है यूनेस्को के बारे में, यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के बारे में। ओके, तो इसका सही जवाब मुझे आप कमेंट सेक्शन में देना। मैपिंग एक्सरसाइज में आज ही हमने अंडमान निकोबार आइलैंड को देखा। तो इसमें एक्टिव वॉल्केनो कहाँ पे है, कौन सा है, ये आप बताओगे आज के सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में। और सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आप इन आइलैंड्स को, जितने भी आइलैंड हैं, इनको नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ जमा करोगे, ठीक है। तो साउथ टू नॉर्थ आपको जमा के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। आज का मेंस का क्वेश्चन है, डिजास्टर प्रिपेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप इन एनी डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोसेस। एक्सप्लेन हाउ हजार्ड जोनेशन मैपिंग विल बी हेल्पिंग डिजास्टर मिटिगेशन इन द केस ऑफ लैंडस्लाइड्स। ये क्वेश्चन है आपका 150 वर्ड्स में 10 मार्क्स में आपको लिखना है। ओके, और ये लिख के आप भेज सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। ओके, तो जिसका टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक दिया था ना, उसी पर टेलीग्राम ग्रुप भी आपको मिल जाएगा। ओके, ऑलराइट। तो अगर आप अपनी परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हो तो कमेंट करना, अपने आंसर्स को बिल्कुल भी मत भूलना। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलना, शेयर मत करना भूलना दोस्तों के साथ, और कमेंट करना मत भूलना अपने आंसर्स। साथ में अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो उसको ज़रूर से कर लो। ओके, सो दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।